रहस्यमय कुनलुन पर्वत श्रृंखला में मजदूरों ने हजारों साल दफने एक विशाल कंकाल को खोद निकाला। अगले ही पल खदान में अचानक बड़ा विस्फोट हुआ। लहरें खनन क्षेत्र में फैल गईं। विस्फोट ने पहाड़ चीर दिया और नया रास्ता खोला जो धरती के नीचे अज्ञात दुनिया की ओर जाता था। हादसे की जांच के लिए उच्च अधिकारियों ने आपातकालीन टीम गठित की जो जान की परवाह किए बिना गुफा में जांच करने गई। सभी लोग बंदूकें थामे सावधानी से अंदर बढ़ते गए और आखिरकार एक खड़ी चट्टान तक पहुंच गए। जैसे ही सबने ऊपर देखा, 3 विशाल बुद्ध प्रतिमाएं गंभीरता से उन्हें नीचे देख रही थी। इसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी प्राचीन सभ्यता में प्रवेश कर चुके हैं। सभी ने रस्सी फेंकी और नीचे उतरने लगे, जहां उन्हें एक और गहरी धरती की दरार मिली जिसमें प्राचीन विशाल जीवों के अवशेष भरे हुए थे। यह दृश्य भव्य और रहस्यमय था जो टीम सदस्यों की कल्पना से परे था। विशाल बर्फीली गुफा पार करने के बाद आगे एक बर्फीला मैदान था जिस पर ठंडी हवाएं छाई थी। प्रोफेसर यांग ने दूर की बर्फीली पहाड़ियों की ओर इशारा करते हुए हुबाई से कहा जाता है कि वहाँ पर राक्षसों के देश का रहस्य छुपा हुआ है। इसी समय एक टीम सदस्य ने नई जानकारी दी कि बर्फ पर विशाल पैरों के निशान दिखाई दिए हैं जो शायद पहले मिले विशाल जीवों के कंकाल से संबंधित हैं। यह खबर जल्दी ही 749 ब्यूरो के निदेशक हान तक पहुंच गई। सावधानी बरतने के लिए निदेशक हान ने आदेश दिया कि भारी लोहे के दरवाजे लगाकर स्थल को सील कर दिया जाए। टीम ने पैरों के निशान का पीछा किया, लेकिन रास्ते में वे अचानक आग के ताबीजों से घिर गए। उनमें से एक अचानक प्रोफेसर यांग के सामने रुका और उसके शरीर का रंग लाल नीला हो रहा था, जिसे देखकर प्रोफेसर हैरान रह गए। एक टीम सदस्य ने जिज्ञासावश उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह पल भर में जल उठा और राख में बदल गया। सभी लोग घबरा गए। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन वे नीली आग में जलकर भस्म हो गए। बाकी लोग दुख गुस्से से भर गए। उन्होंने बंदूकें निकालकर आग के ताबीजों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे ताबीज भड़क उठे। वे गोलियों को चकमा देते हुए भीड़ पर टूट पड़े। सभी ने जान बचाने गोलियां चलाई। तब जाकर वे थोड़ी देर के लिए पीछे हटे, लेकिन अभी वे सांस नहीं ले पाए थे कि गोलियों की आवाज ने बर्फीले तूफान हिमस्खलन को बुला लिया। सभी लोग खाई के किनारे तक पीछे धकेल दिए गए। आगे कोई रास्ता नहीं था। सबको मजबूरन नीचे कूदना पड़ा। सभी लोग बर्फ की दीवार के सहारे नीचे फिसलने लगे। बर्फ की नुकीली चट्टानों से टकराकर मारे गए, गहरी खाई में गिर गए। हुबाई और यांग पिंग बच गए। वे नुकीली चट्टानों से नहीं टकराए और रस्सी से हवा में लटक गए, लेकिन रस्सी घिसकर टूट गई। दोनों नीचे गिर पड़े। हुबाई की आंख खुली, वह जिंदा था। उसके साथ सु लियानचांग और प्रोफेसर यांग भी बच गए थे। अब वे 4 ही बचे थे। उन्होंने मशाल जलाई और बाहर निकलने का रास्ता लगे। अचानक हुबाई ने एक लाल रोशनी देखी। उसके पीछे चल पड़ा। चलते चलते वह एक प्राचीन इमारत के सामने पहुंच गया। यांग प्रोफेसर को छोड़कर बाकी सभी लोग हैरान रह गए। यांग प्रोफेसर उत्साहित होकर बोले, यहाँ भूतों की जाति का रहस्य छुपा है। यही जगह है जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। फिर वह घुटनों के बल बैठ गए। एक मोमबत्ती वेदी जलाई। आसमान छूती ज्वाला राक्षसों की मीनार सक्रिय कर दिया। प्रोफेसर ने हुबाई और यांग पिंग को जिद करके मीनार के अंदर जाने को कहा तो दोनों ने मान ली। अचानक मीनार की चोटी पर तेज रोशनी चमकी। तेज हवा और उड़ती धूल के साथ मीनार गिरने लगी, जिससे नीले रंग की स्पर्शिकाएं दिखी। एक प्रकाश स्तंभ आसमान की ओर गया और मीनार से अनगिनत राक्षस बाहर उड़ने लगे। कुनलुन पर्वत श्रृंखला पर भूत परछाइयां तैरने लगी। यही थी भूतों की जाति। सुन लियानचांग ने गड़बड़ देखी तो तुरंत दौड़कर आग के ढेर को बुझा दिया, जिससे सारी रोशनी गायब हो गई और राक्षसी मीनार अंधेरे में डूब गई। लियानचांग ने देख लिया था कि प्रोफेसर भूतों की जाति का द्वार खोलना चाहता था। वह पागल हो चुका था। इसी समय मीनार गिरने लगती है। बाहर की सारी अग्नि ताबीजें मंद पड़ जाती हैं और उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। सुन लियानचांग ने हुबाई को बचाने के लिए खुद को रोक लिया, उनका सामना किया और वह आग की लपटों में गिर गया। उसने बम विस्फोट कर दिया और अग्नि ताबीजों के साथ खुद को खत्म कर दिया। पर अग्नि ताबीजें आती रहीं और हुबाई को झरने के किनारे तक धकेल दिया। वो मशाल लेकर भगाने की कोशिश करता है, पर अंततः उसके कपड़ों में आग लग जाती है। निर्णायक क्षण पर यांग पिंग ने उसे झरने के नीचे धकेला और खुद भी कूद गया। हैरानी की बात है कि हुबाई के शरीर की आग बुझ गई। वह जैसे ही यांग पिंग को खींचकर भागा, एक विशाल राक्षस ने यांग पिंग को उठा लिया और प्रोफेसर यांग भी कहीं नहीं दिखे। आखिरकार पूरी कमांडो टीम में सिर्फ हुबाई ही जिंदा बचा और वही एकमात्र व्यक्ति था जो अग्नि ताबीज से जलने के बावजूद मरा नहीं। बाद में चोट के कारण अस्पताल बदल गया और जैसे बीजिंग लौटा, रेलवे स्टेशन पर एक पुस्तकालय अध्यक्ष लेने आ गया, जबकि असली 749 ब्यूरो के लोग उसे लेने नहीं आए। पुस्तकालय अध्यक्ष उसे वेस्टर्न रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लगा, जहां उसकी मुलाकात बचपन के दोस्त वांग तांजी से भी हुई। हुबाई ने पुस्तकालय में भूत जाति और 9 स्तरीय राक्षस टावर से संबंधित किताबें खोजी। असल में पुस्तकालय अध्यक्ष ने जानबूझकर उसे दिखाया था। उसने किताबों से समझा कि प्रोफेसर यांग पहले ही राक्षस टावर में जा चुके थे। पिछली बार तो उन्होंने जानबूझकर जाल बिछाया था ताकि वे लोग वहां जाएं। इसी दौरान सिचुआन के एक हान मकबरे में किसी ने पत्थर के ताबूत से एक जिंदा औरत को खोज निकाला। वही थी यांग पिंग। 749 ब्यूरो ने उसका नाम शेली यांग रखा। हुबाई को आग के ताबीज से जलने के कारण उसकी हड्डियों में बदलाव आने लगा। कभी उसमें नीली आग निकलने लगती थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा, जिससे 749 ब्यूरो ने उस पर ध्यान दिया। हुबाई के पूरे शरीर में भूतियां आग लग गई। वांग पांजी आग बुझाने आए। हुबाई ने उसे उड़ा दिया। गुस्से में हुबाई के कारण लाइब्रेरी की सारी चीजें हवा में तैरने लगी। इसी समय लाइब्रेरी के संचालक धीरे धीरे बाहर आए। उन्होंने हाथ हिलाया और सारी चीजें फिर से अपनी जगह पर लौट गई। तुम्हारा खून पहले ही भूत जाति से संक्रमित हो चुका है। फिर उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा, जिससे पूरी लाइब्रेरी हिलने लगी। ये जगह लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि राजकुमार की कब्र थी और संचालक ही उसका रक्षक था। 10,000 साल पहले भूत जाति पृथ्वी पर आई, 9 स्तरीय राक्षस टावर बनाया। उनकी सभ्यता इंसानों से कहीं आगे थी।
बाद में एक राजकुमार ने लोगों को लेकर विद्रोह किया और अपनी देह से राक्षस टावर को सील कर दिया। तभी इंसानों की जीत हुई। ज्यादातर भूत जाति का नाश कर दिया गया। कुछ नेता पृथ्वी से भाग निकले और जो बचे वे चुपचाप इंसानों से शादी कर भीड़ में घुल मिलकर रहने लगे। लेकिन वे 40-50 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से मर जाते थे। राक्षस टावर को शुरू करने पर भूत जाति के नेता आ सकते हैं और मृत्यु के श्राप को हटा सकते हैं। केवल राजकुमार के वंशज ही राक्षस टावर को खोल सकते हैं। हु बाई उसकी तलाश में है। पिछली बार कुनलुन पर्वत की कार्रवाई ने राक्षस टावर को चौंका दिया, जिससे अग्नि ताबीज और लाल ज्वाला बाहर आ गए। भूत प्रेत जागने लगे हैं। संग्रहालय के निदेशक पहरा दे रहे हैं। राजकुमार के पुनर्जीवित होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पहले हु बाई को यहाँ रखा था ताकि उसकी रक्षा कर सकें और भूत जाति को उसका पता न चल सके। लेकिन इसी समय पश्चिमी क्षेत्र के एक तेल शहर पर अज्ञात जीवों ने हमला कर दिया और पूरे शहर के लगभग सभी लोग मारे गए। 749 ब्यूरो ने कुनलुन पर्वत में लापता प्रोफेसर यांग को ढूंढ निकाला, लेकिन वह पागल हो चुके हैं। जैसे ही उसने तेल शहर की घटना के बारे में सुना, उसने मान लिया कि ये राक्षस हैं, जो सालों पहले राक्षस टावर से छोड़े गए थे। उसने कागज पर लिखा, मैं पानी की तलाश में पूर्व की ओर जा रहा हूँ। वह फिर से रेगिस्तान में गायब हो गया। कोरियन निदेशक खुद पुस्तकालय आए और हु बाई से अनुरोध किया कि वह तेल शहर जाकर यांग प्रोफेसर को ढूंढे। संग्रहालय के निदेशक ने पहले तो उसे मना किया, पर हु बाई ने विंग किंग के वंशज की जिम्मेदारी निभाने का पक्का इरादा कर लिया। डायरेक्टर को मजबूरन अनुमति देनी पड़ी और हु बाई वांग पांजी के साथ तेल शहर चला गया। एक सराय में वे 749 ब्यूरो के लोगों से टकराए और यांग पिंग से भी मिले, पर वह पूरी तरह बदल गया था। हु बाई को बिल्कुल नहीं पहचानता था। सबको मजबूरन एक साथ ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान पार करना पड़ा। आखिरकार एक रेत के तूफान और अफरा तफरी के बाद वे उस तबाह हो चुके छोटे शहर तक पहुंच ही गए और वांग पांजी और उसके साथी रेगिस्तान में रास्ता भटक गए। पांजी ने जैसे ही आईना निकाला, उसने देखा कि आईने में एक राक्षस है, तो सब लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन राक्षस ने उनका पीछा किया और एक को मार डाला। मोटा आदमी और उसका साथी ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर भाग निकले। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, साथी ने डर के मारे अपने सिर के ऊपर देखा। पता चला कि राक्षस ठीक उसके ऊपर था और लगातार लार टपका रहा था। एक और दौड़ के बाद अचानक एक और राक्षस जमीन से निकला और एक और व्यक्ति को काटकर मार डाला। मोटे आदमी और उसके साथियों को आखिरकार एक जर्जर साइकिल मिली और वे धड़कते दिलों के साथ उस पर सवार होकर कस्बे की ओर भागे। वहाँ एक राक्षस है। हु बाई को भूत कबीले की भयावहता पता। वह फैटी के साथ भागना चाहती, लेकिन राक्षस पहले ही वहाँ पहुँच चुके। टीम ने बंदूकें निकाली, पर शर्ली यांग शांत रही। गोलियों के बीच उन्होंने राक्षस का सामना किया। एक को मारते ही दूसरा आ गया। टीम पीछे हटी, पर शर्ली यांग अकेली उनके पीछे गई। हु बाई तुरंत उनके पीछे दौड़े और पीछा करते करते एक तेल के सभागार तक पहुँचे, जहाँ लाशें लटकी थीं और बीच में एक बड़ा गड्ढा था। हु बाई बिना कुछ सोचे समझे उसमें घुस गए। बाहर राक्षसों की भीड़ बढ़ रही थी। टीम के सदस्य इमारत में छिपकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर भूत कबीला उनके सामने था। बाहर राक्षसों का झुंड इकट्ठा हो रहा था। टीम सदस्यों ने मौका पाकर पूरी ताकत से फायरिंग शुरू कर दी। रॉकेट लॉन्चर और बंदूकें गरज उठी। उन्होंने अस्थायी रूप से जानवरों के हमले को दबा दिया। इसी दौरान एक राक्षस अचानक ऊपर की मंजिल पर कूद गया, जिससे इमारत में फंसे टीम सदस्यों पर मुसीबत आ गई और देखते ही देखते कई लोग मारे गए। हु बाई को जमीन के अंदर शेरली यांग नहीं मिली, बल्कि एक राक्षस ने उसे बेहोश कर दिया। तभी शेरली यांग प्रकट हुई और राक्षस उसे देखते ही शांत हो गया। उसने हु बाई को उठाकर ताबूत में फेंक दिया और अनगिनत मोमबत्तियां जला दी, जैसे उसकी बलि चढ़ाई जा रही हो। अचानक हु बाई खाई में गिर गया और उसकी चेतना 9 स्तरीय राक्षस टावर के सामने लौट आई। उसने देखा कि यांग पिंग कैसे भूत जाति के वश में आकर शेरली यांग में बदल गई थी। भूत जाति का सरदार प्रकट हुआ। उसने बताया कि यांग पिंग भूत जाति की है। केवल हु बाई और यांग पिंग मिलकर राक्षस टावर का श्राप तोड़ सकते हैं। सरदार हु बाई को मारना चाहता था, पर उसने देखा कि उसके पास किसी दूसरी जाति की शक्ति की सुरक्षा है। मार नहीं सका और उसे युद्ध के मैदान में फेंक दिया, जिससे राक्षस उसे खत्म कर दे। हु बाई ने जान की बाजी लगाकर एक राक्षस को गोली मारी, लेकिन इतने सारे राक्षसों को वह रोक नहीं सका। फैटी दूर फेंक दिया गया और हु बाई भी टकराकर अधमरा हो गया। इसी समय शुएली यांग फिर उसके सामने आ गई। हु बाई के शरीर में यांग पिंग की चेतना अभी भी थी। उसने अपनी भूतिया कबीले की पहचान से राक्षसों को डराया और एक कार उठाकर उन पर फेंक दी। तब राक्षस भाग गए, लेकिन बाकी लोग लगभग मरने की कगार पर थे। आखिरकार हु बाई ने भारी मन से शुएली यांग को मार डाला। सारे राक्षस तितर बितर हो गए। शुएली यांग भूतिया कबीले की थी, जो यांग पिंग के शरीर में समा गई थी ताकि हु बाई राक्षसी मीनार खोले। हु बाई ने इनकार कर उसे मार डाला। भूतिया कबीले की योजना नाकाम हो गई और राक्षसी मीनार गिरने लगी। शुएली यांग यांग पिंग में बदल गई, लेकिन अब उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं बची। हु बाई उसे राजकुमार की कब्र में गया। यांग पिंग ने अपनी आखिरी सांस में सच्चाई बता दी। वह और उसकी माँ भूतिया कबीले के वंशज हैं, जिनके पास पुनर्जीवित होने की शक्ति है, लेकिन एक उम्र के बाद वे खुद ब खुद जलकर राख हो जाते हैं। यांग प्रोफेसर ने उन्हें बचाने के लिए भूतिया कबीले के रहस्य की तलाश की थी। कुनलुन पर्वत पर भी उसी की योजना थी, ताकि हु बाई के वंशज की पहचान से राक्षसी मीनार का श्राप तोड़ा जा सके। और यांग पिंग ने उस समय सबको बचाने के लिए उस गुफा में अपनी सारी पुनर्जीवन की किस्मत खर्च कर दी थी। यांग पिंग की मृत्यु के बाद भूतिया कबीले की योजना विफल हो गई और 9 स्तरीय राक्षसी मीनार भी ढह गई। हु बाई अन्य लोगों को लेकर बाहर निकल आया। यहीं पर फिल्म समाप्त है।